गुड इवनिंग एवरीवन। ये वीडियो क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड पार्ट का इस वीडियो है, जो कि चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन टू द कांग्रेस सिस्टम का चैप्टर है आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक में। उससे आगे की हम चर्चा करते हैं। इसमें जब 1967 में जब इलेक्शंस हुए तो क्या हुआ था कि बड़े बड़े जो धुरंधर थे, जैसे कि जो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे के कामराज, इनको हार का सामना करना पड़ा था इन इलेक्शंस में। और एक कहावत ये कही गई थी कि अगर दिल्ली से अगर हावड़ा को कोई ट्रेन अगर पकड़ते हैं तो किसी भी कांग्रेस रूल्ड स्टेट को वो ट्रेन क्रॉस नहीं करेगी। तो बेसिकली ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब 1967 से 1969 तक ये सरकार ऐसे ही चलती रही और फिर उसके बाद अब जब नॉन कांग्रेसिज्म आया तब देखिए क्या होता है कि राम मनोहर लोहिया एक बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे और उनका कहना था कि कांग्रेस लोगों की जो आम जरूरतें हैं, आम तकलीफें हैं, उन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है और पूरी तरीके से तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। अब क्या होता है, अब 1967 में ये जो इलेक्शंस हुए, इनमें क्या हुआ कि कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली। अब जब मेजोरिटी नहीं मिलती है किसी भी पार्टी को तो ये पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा और ये भी जानते हैं कि जब किसी भी बड़ी पार्टी को किसी पार्टी को जब मेजोरिटी नहीं मिलती है तो एक सिस्टम आता है कोअलिशन गवर्नमेंट, जिसमें कि एक या एक से ज्यादा पार्टीज असेंबल होती हैं और मेजोरिटी तक पहुंचती हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। अब बेसिकली क्या होता है कोअलिशन गवर्नमेंट में ये चीजें होती हैं कि कई डिफरेंट आइडियोलॉजीज की पार्टी एक साथ मिलती हैं। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इनका ये कहना था कि जितनी भी डिफरेंट आइडियोलॉजीज वाली पार्टी हैं वो ये चाहती थी कि कांग्रेस किसी तरीके से पावर में ना आए और हम अपनी आइडियोलॉजी और जो भी हमारी आपसी चुनावी रंजिशें हैं उनको भूल करके हम एक साथ आते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, इसमें इसका सीधा एक लक्षण ये है कि इसमें जो भी गवर्नमेंट होती है वो उसमें क्योंकि आइडियोलॉजीज का फर्क होता है, इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है। अब एक स्टोरी इसमें एक एक पिक्चर आपके सामने आती है वो आती है आया राम गया राम की। अब देखिए जैसे कि एक्सप्रेशन इसमें ये कह रहा है आया राम गया राम, इसमें ये इंडिया की जो पॉलिटिकल वोकैबुलरी है इसमें ज्यादा फिट बैठता है, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा था कि एक बार कोई पार्टी बन रही थी और फिर कोई दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बन रही थी, तो एक तरीके से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पूरे इंडिया में बनी हुई थी। अब इसके बाद कांग्रेस में स्प्लिट हो जाती है, कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। We saw that after the 1967 election, the Congress retained power at the center, but with a reduced majority and lost power in many states. More importantly, the result proved that the Congress could be defeated at the elections, but there was no substitute as yet. तो एक तरीके से जो ये माना जा रहा था कि अभी तक 1967 के इलेक्शंस के पहले तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस इनविंसिबल है, तो अब ये जो 1967 के इलेक्शंस हुए तो लोगों में ये धारणाएं आई, या जो भी अपोजिशन पार्टी थी उनमें ये धारणा आई कि कांग्रेस को हराया जा सकता है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये था कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन अब आएगा सामने। अब देखिए जो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है वो दो पार्टी में आ गई, दो स्प्लिट हो गए, इसके INCI और एक INC।
तो जो INC है ये इंदिरा गांधी का धड़ा था, जिसमें इंदिरा गांधी और उनके सपोर्टर्स थे, और इसमें ये जो है ये मोरारजी देसाई और जो दूसरे लीडर्स थे उनकी ये पार्टी बन गई थी। Indira versus the syndicate. The real challenges to Indira Gandhi came not from the opposition but from within her own party. She had to deal with the syndicate, a group of powerful and influential leaders from within the Congress. अब देखिए ये जो सिंडिकेट तैयार हो रहा है ये कांग्रेस के अंदर ही तैयार हो रहा था, और इससे क्या हो रहा था कि ये जितने भी इसमें पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग थे ये एक तरीके से कांग्रेस के लिए एक सरदर्द बन चुके थे। The syndicate had played a role in the installation of Indira Gandhi as Prime Minister by ensuring her elections as the leader of the parliamentary party. These leaders expected Indira Gandhi to follow their advice. अब जो जितने भी बड़े लीडर्स थे इनको ये लग रहा था कि हो सकता हो कि अगर हम इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर दें, और ये एक तरीके से उस समय उनमें ये राजनीतिक रूप से ये नौसिखिया थी, जिसकी वजह से क्या इन्होंने जो जितने भी बड़े लीडर्स थे उन्होंने ये सोचा कि इनको हम सपोर्ट दे देंगे और जिस तरीके से हम कहेंगे उसी तरीके की ये एडवाइस मानेंगे। लेकिन जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने हर तरीके के क्रिटिक्स को रॉन्ग प्रूव किया और पूरी की पूरी पार्टी की कमान अपने हाथ में ली। Gradually, however, Indira Gandhi attempted to assert her position within the government and the party. She chose her trusted group of advisors from outside the party. Slowly and carefully, she sidelined the syndicate. अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी पोजीशन जो पार्टी में थी और पार्टी और गवर्नमेंट दोनों में अपनी पोजीशन बनाए रखी, और धीरे धीरे क्या किया, ये सिंडिकेट है इसको अलग कर दिया और जो सिंडिकेट था उसको साइडलाइन कर दिया। इंदिरा गांधी thus faced two challenges. She needed to build her independence from the syndicate. She also needed to work on the regaining the ground that the Congress had lost in the 1967 elections. She converted a simple power struggle into an ideological struggle. She launched a series of initiatives to give the government policy a left orientation. अब इन्होंने क्या, अब जो मतलब ये कह रही थी, इनका मानना था कि ये जो पार्टी में जो भी फूट पड़ी है ये एक तरीके से लेफ्ट का प्रभाव, यानी कि जो लेफ्ट पार्टीज हैं, यानी कि जो CPIM है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका प्रभाव कांग्रेस पर पड़ रहा था। अब मई 1967 में कांग्रेस ने एक वर्किंग कमेटी, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, इसको बनाया और एक 10 पॉइंट प्रोग्राम, सामने लेकर के आई। और इसमें क्या था कि सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक, यानी कि सामाजिक रूप से बैंक का कंट्रोल, और इसमें जितनी भी बैंक थी उनका नेशनलाइजेशन, ऑफ बैंक्स के नेशनलाइजेशन होने से जो बड़े बड़े इकोनॉमिक हाउसेस थे इंडिया में या कॉमर्स हाउसेस थे, उनकी पकड़, उससे जो हमारे नेशनल बैंक से उनसे पकड़ कमजोर करने के लिए इस तरीके के कदम उठाए गए। ये बैंक रिफॉर्म से बेसिकली दिस प्रोग्राम इंक्लूडेड सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग्स ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स टू द रूरल पुअर। अब देखिए इंदिरा गांधी ने किस पर काम करना शुरू किया, जमीनी तरीके से काम करना शुरू किया, और इससे फायदा जो कॉमन पीपल थे उनको फायदा होने लगा। अब इंदिरा आवास योजना, इस तरीके की स्कीम्स आने लगी जिससे कि जो बेसिक नेसेसिटी किसी भी इकोनॉमी में उसके सिटीजन्स के लिए मानी जाती है, तो वो थी फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। तो ये बेसिक नेसेसिटीज पर
इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद आता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 1969 में। 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं। में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं। आप देखिए ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं इनमें भी बहुत खटपट रहती है गवर्नमेंट में। 1969 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी केम इनटू ओपन इन 1969 फॉलोइंग प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन्स डेथ। तो ये इलेक्शंस इसलिए हो रहे थे क्योंकि जो उस समय के प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई थी, तो सीट वेकेंट हो गई थी। इस वजह से इसमें इलेक्शंस कराने पड़े। द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट of India fell vacant that year. Despite Mrs. Gandhi's reservation, the syndicate managed to nominate her long-time opponent and then the Speaker of the Lok Sabha, N. Sanjeeva Reddy. N. Sanjeeva Reddy को क्या किया गया? प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया। किसने? जो उनकी सिंडिकेट थी, जो कांग्रेस की सिंडिकेट थी, उसने। अब जो ये एन संजीवा रेड्डी थे बिल्कुल क्लीन छवि के आदमी थे, क्लीन छवि के नॉमिनेट थे, कैंडिडेट थे, तो इनको बिना किसी विरोध के, यानी कि यूनानिमस, निर्विरोध इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया। For the ensuing presidential elections, Indira Gandhi retaliated by encouraging the then Vice President V.V. Giri to file his nomination as an independent candidate. अब इंदिरा गांधी ने, अब देखिए एक तरीके से जो सिंडिकेट थी उसने संजीवा रेड्डी को निर्विरोध चुनना पसंद किया, लेकिन अब इंदिरा गांधी ने क्या किया? वीवी गिरी को एज अ कैंडिडेट एक तरीके से उनको सपोर्ट किया और उनसे कहा कि आप इंडिपेंडेंट लड़िए, यानी कि निर्दलीय लड़िए, जिससे कि शी ऑल्सो अनाउंस सेवरल बिग एंड पॉपुलर पॉलिसी मेजर्स लाइक द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स एंड द एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस द स्पेशल प्रिविलेजेस टू द फॉर्मर प्रिंसेस। अब देखिए ये एक मैटर आ रहा है इसमें प्रीवी पर्सेस का। प्रीवी पर्सेस क्या होती हैं ये भी आप जान लीजिए। प्रीवी पर्सेस बेसिकली जो उस समय जितने भी प्रिंसली स्टेट से उनको एक तरीके से पेंशन दी जाती थी, और ये जो किससे दी जाती थी? जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं, जिससे कि आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी बनती है। तो और ये बिल्कुल नॉन टैक्सेबल होता है। तो एक तरीके से ये किसके ऊपर ये चीजें एक तरीके से ये जो पेंशन दी जा रही है प्रीवी पर्सेस के नाम पर प्रिंसली स्टेट्स को, तो ये हमारे स्टेट या कंट्री के ऊपर एक तरीके से एक भार पड़ रहा था, तो जिसको इंदिरा गांधी ने हटाने की कोशिश करी। मोरारजी देसाई वाज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखिए इसमें मोरारजी देसाई क्या थे उस समय? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उप प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे। On both the above issues, serious differences emerged between him and the prime minister, resulting in Desai leaving the गवर्नमेंट। अब देखिए खुल के सामने आ गए मतभेद जो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में थे, और इसका परिणाम क्या हुआ कि मोरारजी देसाई ने गवर्नमेंट
छोड़ दी और अपना रेजिग्नेशन इंदिरा गांधी को सौंप दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। Congress had seen differences of this kind in the past, but this time both the parties wanted a showdown which took place during the presidential elections. The then Congress President S. Nijalingappa issued a whip asking all the Congress MPs and MLAs to vote in the favor of N. Sanjeeva Reddy। एक तरीके से whip जारी करी जो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे एस निजालीगप्पा, इन्होंने क्या किया, निजालीगप्पा ने क्या किया कि एक विप इश्यू करी जितने भी एमपी और एमएलए थे जो कांग्रेस के, और कहा कि किसके फेवर में वोट करिए, एन संजीवा रेड्डी के। Supporters of Indira Gandhi requisitioned a special meeting of the AICC. That is why this faction came to be known as requisitionist, but this was refused. After silently supporting VV Giri, the Prime Minister openly called for a conscience vote. अब पूरी तरीके से इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को सपोर्ट करना शुरू किया और जितने भी एमपी और एमएलए थे, यानी कि जो उनका धड़ा था, जो उनकी सिंडिकेट थी, इंदिरा गांधी की सिंडिकेट थी जो, तो उससे क्या कहा गया, उनसे ये कहा गया कि आप अपना वोट जो वाराह वेंकट गिरी को, वीवी गिरी को देंगे तो वो एक तरीके से आपका कंसाइंस वोट होगा, जो आपकी आत्मा कहेगी, स्वविवेक कहेगा, इस हिसाब से देना था। द इलेक्शन अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द victory of VV Giri, the independent candidate, and the defeat of Sanjeeva Reddy, the official Congress candidate। और ये जो चुने गए थे एन संजीवा रेड्डी निर्विरोध केवल एक ही बार चुने गए कुछ दिनों के लिए, और इसमें क्या होता है, वीवी गिरी जो है, जिनको कौन सपोर्ट कर रहा था, इंदिरा गांधी सपोर्ट कर रही थी, और ये जीत जाते हैं। The defeat of the official Congress candidate formalized the split in the party. The Congress president expelled the Prime Minister from the party. She claimed that her group was a real Congress. By November 1969, the Congress group led by the syndicate came to be referred to the Congress organization. तो जो syndicate कांग्रेस थी, उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया ऑर्गेनाइजेशनल कांग्रेस। और जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी उसको क्या कहा गया, रिक्वेस्टनिस्ट। जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, these two parties were also described the old Congress and the new Congress. Indira Gandhi projected the split as an ideological divide between the socialists and conservatives, between the pro-poor and pro-rich। तो एक तरीके से आइडियोलॉजिकल जो विचारधारा थी उसकी लड़ाई थी ये, जिससे कि सिंडिकेट कांग्रेस और इंदिरा गांधी कांग्रेस ये दोनों अलग अलग होकर के सामने आए। अब देखिए फिर क्या होता है, 1971 का इलेक्शंस होता है और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी फिर प्राइम मिनिस्टर बनकर के सामने आती है। द स्प्लिट इन द कांग्रेस reduced इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू अ माइनॉरिटी, yet her government contributed in office with the issue-based support of a few other parties including the Communist Party and the
डीएमके। अब जो इंदिरा गांधी जब 1971 में इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी को फिर मेजॉरिटी नहीं मिलती है और पार्टी कैसे बनती है, जो गवर्नमेंट कैसे बनती है, डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट से। क्लियर? ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट मेड conscious attempts to project its socialist credentials. This was also a phase when Indira Gandhi vigorously campaigned for implementing the existing land reform laws and undertook further land sealing legislations. अब देखिए, इंदिरा गांधी ने बहुत तेजी से लैंड सीलिंग और लैंड रिफॉर्म के जितने भी कानून थे उनको लाना शुरू किया। लैंड सीलिंग और लैंड रिफॉर्म के जितने भी कानून बनाने थे उनको बहुत तेजी से लेकर के सामने आई, क्योंकि ये एक तरीके से सोशलिस्ट रिफॉर्म हो रहे थे, सोशलिस्ट रिफॉर्म थे और सोशियो इकोनॉमिक जो गैप सोसाइटी में बन रहा था उसको भरने के लिए। इंदिरा गांधी's government recommended the dissolution of the लोकसभा in 1970। अब इंदिरा गांधी क्या करती हैं, इंदिरा गांधी और उनकी कैबिनेट ये फैसला लेती है कि 1970 दिसंबर 1970 में ये फैसला लेती है कि लोकसभा भंग कर दी जाए, लोकसभा डिसॉल्व कर दी जाए। आज जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो अल्टीमेटली यानी कि एक नियम है कि 6 मंथ के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए। अब जो 5th जनरल असेंबली इलेक्शंस होते हैं, फिफ्थ जनरल असेंबली इलेक्शंस होते हैं Feb 1971। The electoral contest appeared to be loaded against Congress. After all, the new Congress was just one faction of an already weak party. Everyone believed that the real organizational strength of the Congress party was under the command of Congress O। यानी कि जो पुराना सिंडिकेट था उसके पास ज्यादा पावर थी, क्योंकि वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। To make matter worse for Indira Gandhi, all the major non-communist, non-Congress opposition। आप देखिए जितनी भी non-Congress पार्टीज थी और non-communist पार्टीज थी वो सब उभर कर सामने आने लगी और एक तरीके से बड़ा फ्रंट तैयार होने लगा था इंदिरा गांधी के खिलाफ। इसको अभी की भाषा में हम महागठबंधन बोलते हैं, ग्रैंड अलायंस। अब इसमें बहुत छोटी छोटी पार्टियां आने लगी, जो जैसे जो रीजनल पार्टीज हैं, एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी एंड भारतीय क्रांति दल, ये सब एक छतरी के नीचे आ गई। और जो रूलिंग पार्टी है यानी कि जो कांग्रेस उस समय रूल कर रही थी, उसका अलायंस किसके साथ था? सीपीआई के साथ। अब देखिए जनसंघ, भारतीय जनसंघ, जो आगे चल करके बीजेपी बना, सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी, आगे चल करके ये सपा समाजवादी पार्टी बनी, क्रांति दल, भारतीय क्रांति दल, ये आगे चल करके भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत वाला, आगे चल करके ये बना। Yet the new Congress had something that
its big opponent lacked. It had an issue, an agenda, and a positive slogan. The Grand Alliance did not have any coherent political program. अब देखिए, जो ऑपोजिशन था उसके पास कोई ऐसा बड़ा मैटर नहीं था या पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था जिसको वो उछाल सके और इंदिरा गांधी के खिलाफ उसको इस्तेमाल कर सके। अब इंदिरा गांधी ने एक कॉमन प्रोग्राम शुरू कर दिया, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ। तो एक तरीके से बड़ा सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म की ओर संकेत दे रहा था कि गरीबी हटाओ। In contrast to this, she put forward a positive program captured in the famous slogan "Garibi Hatao." She focused on the growth of the public sector, imposition of ceiling on rural land holdings and urban property, removal of disparities in income and opportunity, and abolition of princely privileges. तो जो आपको प्रीवी पर बताया गया था, ये सब चीजें इन्होंने हटानी शुरू करी और ये बहुत बड़े सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बन करके सामने आए। थ्रू गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ट्राई टू जनरेट अ सपोर्ट बेस अमंग द डिसएडवांटेज। अब देखिए, इस तरीके के जो स्लोगन्स और ये कैंपेनिंग करके इंदिरा गांधी ने एक तरीके से एक एज पाने की कोशिश करी। जितने भी डिसएडवांटेज या जो भी किसी लाइन का लास्ट, किसी भी लाइन में खड़े हुए लास्ट आदमी तक, लास्ट पर्सन तक उसका फायदा पहुंच सके, तो ऐसे कैंपेनिंग करनी शुरू करी और एक तरीके से ये एज बन करके सामने आ रहा था। दलित एंड आदिवासीज, माइनॉरिटीज, वुमेन एंड द अनएम्प्लॉयड यूथ, द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ एंड द प्रोग्राम्स दैट फॉलोड इट वर द पार्ट of Indira Gandhi's political strategy of building an independent nationwide political support base. अब इस तरीके की रणनीति इन्होंने बनानी शुरू की जिससे कि एक स्ट्रांग पॉलिटिकल बेस बन करके सामने आ रहा था। द आउटकम, अब देखिए आउटकम क्या आता है। द आउटकम एंड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971 वर एज ड्रामेटिक एज दैट वाज अ डिसीजन टू होल्ड दिस इलेक्शंस। अब क्या होता है कि इसमें जब रिजल्ट आने की बारी आई तो होल्ड कर लिया गया। अब देखिए क्या होता है। द कांग्रेस आर सीपीआई वॉज अलायंस वन मोर सीट्स एंड वोट इन द कांग्रेस हैड एवर वन इन द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शंस। अब देखिए सीपीआई और इंदिरा गांधी की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो रिक्विजिशन थी, उसने 4 जनरल असेंबली से भी ज्यादा वोट इकट्ठे किए, वोट मिले और उतनी ही सीटें जीती। अब देखिए वोट परसेंटेज कितना आता है। द कंबाइंड वन 375 सीट्स इन द लोकसभा एंड सिक्योर्ड, देखिए 375 सीटें जीतती है कांग्रेस और सीपीआई। कांग्रेस और सीपीआई का जो गठबंधन था वो 375 सीटें जीतती हैं और लगभग 48% का वोट शेयर सामने आता है। नेक्स्ट वीडियो यहीं से हम खत्म कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो उनको कमेंट सेक्शन में बताएं और आपकी क्वेरीज सॉल्व की जाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।